मेरा नाम रेहाना है। मेरी उम्र 17 साल है। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कॉलेज जल्दी जाना था। कॉलेज के लिए निकलने से पहले मैं किचन में कुछ खाने के लिए चली गई, मगर वहां अम्मी अपने बाकी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थीं। और जब मैंने अपने नाश्ते का सवाल किया तो कहने लगी, खुद बना लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे लेट हो रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदिली से अपनी बहन का इंतजार करने लगी। मैं अम्मा से ना ही नाश्ता मांगती और ना ही अपने खाने के लिए पैसे मांगती थी। रोज का यही मामूल था। हाँ, अलबत्ता अपने बाप से पैसे जरूर मांग लेती थी और वो मुझे पैसे देने से कभी इनकार नहीं करते थे। अब्बा का रवैया मेरी माँ के रवैये से काफी बेहतर होता था। और तो और, मुझे अपनी कोई भी बात करनी होती तो मैं अपने बाप से ही करती थी। मेरी माँ मुझे अमूमन कमरे में बंद रखा करती थी। रात को डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर खाना खाते थे, मगर मेरी माँ मुझे कमरे में दे जाती थी और कहती थी कि सुबह कोई भी पूछे तो कह देना पढ़ाई करते करते सो गई थी, या कोई भी बहाना कर देना, मगर ये ना बताना कि मैंने तुम्हें बंद किया है। ये बात मुझे हैरत में मुब्तला कर देती थी कि घर के तमाम मेंबर साथ मिलकर डिनर करते थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबके साथ बैठकर डिनर करने की इजाजत ना दी थी, मगर मैं खामोश रहती। हत्ता कि बात यहाँ तक आ पहुंची कि एक रोज अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी कि आज शाम को रिश्ते वाले आएंगे तो तुम जबान बंद करके उनके सामने चाय ले आना। मैंने जब कुछ कहना चाहा तो अम्मा कहने लगी कि मैं आज के दिन जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, खामोशी से मेरी बात मान लो। इन सब मामलों का अब्बा को जरा भी इल्म नहीं था। मुझे तो लगता था कि शायद मैं अपनी माँ की सकी बेटी हूँ ही नहीं। अगर मैं सकी बेटी होती तो वो कभी भी मेरे साथ ऐसा खिंचा खिंचा सा रवैया ना रखती। खैर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे अम्मा ने कहा था। लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो लड़के को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मैं अपनी माँ पर बोझ हूँ जो वो एक पागल लड़के से मेरी शादी करवाने पर रजामंद है। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई। सोचा कि बाद में अम्मा को इनकार कर दूंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ था। बल्कि चंद दिनों बाद अम्मा ने मेरे कमरे में आकर मेरे सर पर धमाका किया कि तुम्हारा रिश्ता उस लड़के से तय हो गया है। ये खबर सुनने के बाद मैं बहुत रोई, मगर मैं कुछ कहने का हक नहीं रखती थी। जब मेरे अब्बा को इस रिश्ते का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्से हुए। अम्मा से कहा कि तुम जुल्म कर रही हो मेरी छोटी सी बेटी पर। इसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है जो तुम जल्दी के चक्कर में उसे एक पागल के हवाले करने चली हो। लेकिन मेरी अम्मा ने उनकी भी एक ना सुनी और उनको कहने लग जाती कि बेटी की छोटी उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाए तो रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। अम्मा ने अब्बा के सामने एक लंबी तकरीर कर दी, मगर मेरे अब्बा भी डट गए कि मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। हम अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आने का इंतजार करेंगे, लेकिन मैं ऐसे किसी राह चलते के साथ अपनी बेटी नहीं ब्याऊंगा। ये सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे फिर से कमरे में ले जाकर बहुत मारा कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट जाता। तुम तो हो ही मनहूस, शुरू से ही यही करती आई हो। मैं ये सब सुनकर खामोशी से रोने लगती क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ना था। मैं अमूमन अपनी माँ से पूछती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। हत्ता कि मेरे बाकी बहन भाइयों से तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर ही कमरे से निकल जाती। मैं उनसे पूछना चाहती थी वो मुझे मनहूस क्यों कहती हैं। मैं अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। भला एक बेटी की माँ उसे मनहूस क्यों कहेगी। मेरा एक भाई था जो मुझसे बड़ा था और वो अक्सर औकात रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आता था, मगर मैं दरवाजा बंद ही रखती, बल्कि मैं उसके सामने ऐसे पेश आती जैसे मैं सो रही हूँ। मैं जानती थी कि उसकी सोहबत बुरी है, वो आवारा दोस्तों में उठता बैठता है, इसलिए मैं उससे दूर ही रहती थी। एक दफा मैंने दरवाजा खोल दिया था, मेरा भाई कमरे में आ गया और मेरे बेड पर लेट गया था। उस रात मुझे उससे खौफ आया था। मुझे लगता था कि वो गलीज नियत से मेरे कमरे में आता है, वरना आधी रात को उसको मेरे साथ क्या काम पड़ सकता है। जब जब वो रातों को मेरे कमरे में आता, मैं अगले दिन अम्मा को बताती तो वो मुझे मारने लगती कि तुम्हारी गलती है, तुम एक बदचलन लड़की बनती जा रही हो, तुम्हारा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने अपने बाप को ये बात बताई ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मैं माँ के अल्फाज सुनकर चुप हो जाती,
لیکن تھی تو وہ ماں ہی، اس لیے مجھے نصیحت کرتی کہ جب بھی رات کو دروازہ بجے تم دروازہ نہیں کھولنا، چاہے دروازے پر تمہارا بھائی ہو یا تمہارا باپ ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس دن کے بعد سے میں ایسا ہی کرتی تھی۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے جا رہے تھے۔ اماں اب مجھے مارتی بھی بہت تھیں، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر۔ یہ بھی خیال نہ تھا کہ میں ایک جوان بالغ بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میرے ابا کو امی کی ان حرکات کا پتہ چل جاتا تو وہ کبھی انہیں معاف نہ کرتے، لیکن میں ابا کو نہیں بتاتی تھی۔ یوں ہی ایک روز میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم سب گھومنے جا رہے ہیں، اور اگر تمہارا باپ تمہارے پاس آ کر تمہیں ساتھ جانے کے لیے کہے تو تم انکار کر دینا، بلکہ کہہ دینا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے نہ جانے کا سن کر ابا نے مجھے باہر بلایا تھا اور مجھے جانے کا کہنے لگے، جس پر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی کل کالج میں میرا پیپر ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی تھی کہ کون گیا ہے گھومنے اور کون نہیں گیا۔ ہاں، البتہ اپنی ماں کی نصیحت مانتے ہوئے میں نے دروازہ لاک ہی رکھا، لیکن اندر بیٹھ کر نہ جانے کتنی دیر میں اپنے آنسو بہاتی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر کیوں میری ماں مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی۔ میری دوستوں کی مائیں تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتی، ان کے گھر میں ہر کوئی آزاد ہے، مگر میری ماں نے مجھ پر حد مقرر کر رکھی ہے، جس کے باعث نہ میں کھل کر جی سکتی ہوں نہ میں مر سکتی ہوں۔ شروع سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا، سب چلے جاتے مگر میں گھر میں رونے کے لیے بیٹھی رہتی۔ آج کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ چونکہ میں گھر پر اکیلی تھی تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ باہر کوئی چور وغیرہ تو نہیں۔ میں اندر ہی کمرے میں اپنے لیے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی، مگر مجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ پھر میں نے خود ہی ہمت پیدا کر کے پوچھا، کون ہے؟ لیکن آگے سے جواب نہ آیا، اور میں زیادہ ڈر گئی کہ اگر میرا بھائی ہوا تو میں کیا کروں گی۔ یہ سوچتے ہی میں خاموشی سے واپس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے لیے جتنی دعائیں مانگ سکتی تھی مانگ لی۔ لیکن میں نے غور کیا، کسی نے میرے کمرے کا لاک کھولا تھا۔ لاک کھولنے کی آواز سنتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں رونے والی ہو گئی، لیکن جب کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے ابو کو دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ملا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ابو کو روتا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ابا نے اچانک میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی، تمہارے ساتھ تمہاری ماں جو کچھ کرتی ہے میں اس کی وجہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ ضرور کسی نہ کسی وجہ سے تم کمرے میں بند رہتی ہو، اور تمہاری ماں بھی خواہ مخواہ تم پر پابندیاں لگاتی ہے۔ میری بیٹی، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم بھی آرام سے باہر نکل کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی ہو۔ تم بھی مجھے میرے بچوں جیسی ہو، تمہیں کسی سے کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ ابا کے یہ الفاظ سن کر میں سوچنے لگی کہ اس بچوں جیسی کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں ابا کی اولاد نہیں ہوں؟ اگر میں ابا کی بیٹی نہیں تو پھر میں کس کا خون ہوں؟ عجیب خیالات میرے دماغ پر حاوی ہونے لگے تھے، مگر نہ جانے ان سب کا جواب مجھے کہاں سے ملنا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں ابا سے پوچھنا چاہا، لیکن ابا بات تبدیل کر کے یہ کہنے لگے، کیا واقعی تمہاری ماں تمہیں کمرے میں رہنے کی تاکید کرتی ہے؟ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، مگر ابا نے مجھ سے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں نہ تمہیں کچھ کہوں گا اور نہ ہی تمہاری ماں، تم بے فکر رہو۔ میرے ابا نے اپنا سوال دہرایا، جس کے جواب میں ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پھر ابا کھڑے ہو گئے اور کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہنے لگے، اب بات تب ہوگی جب تمہاری ماں گھر آئے گی۔ یہ سنتے ہی میں ڈر گئی کہ اگر ابا نے اماں کو بتا دیا کہ میں نے اس طرح کہا ہے تو وہ سیدھا سیدھا مجھے ماریں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنے لگی، مگر ہونا وہی تھا جو منظور خدا تھا۔ خیر کچھ ہی دیر بعد اماں آ گئیں، سب بہت خوش تھے۔ میں ڈر کر کمرے میں ہی رہی۔ مجھے باہر سے سب کی ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سب میں مجھے اپنے بھائی کی آواز بھی آ رہی تھی، جس نے میرا نام پکارا تھا کہ اسے بھی باہر بلائیں، آ کر کھانا کھا لے، مگر میں کمرے کو لاک کر کے ہی بیٹھی رہی۔ اماں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میں باہر نہ آؤں،
इसीलिए कमरे के बाहर से ही आवाज लगाकर चली गईं, हत्ता कि मैं दरवाजे में बैठे हुए एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। उनको मेरी जरूरत ही नहीं है, बस अपने तशद्दुद के लिए मुझे रखा हुआ है। मैं रोते रोते यूं ही जमीन पर सो गई थी। अगले रोज जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अब्बा भी नाश्ते की टेबल पर ही बैठे थे। मेरे छोटे 2 बहन भाई भी थे जो स्कूल गए हुए थे। उस वक्त नाश्ते की टेबल पर महज मेरा बड़ा भाई हसन और अब्बा अम्मा थे। फिर मैं भी जाकर बैठ गई। मेरी आंखें सूजी हुई थी। अब्बा अम्मा से पूछने लगे कि तुम क्यों इसको कमरे में बंद रखती हो। अम्मा खामोश रहीं। अब्बा ने अपना सवाल दोहराया, मगर इस बार लहजा थोड़ा सख्त था। अब्बा कहने लगे, क्या मेरी बेटी को मुझसे कोई खतरा था? क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता था कि तुम उसे हमेशा हमसे दूर रखती रही, बाप की शफकत से दूर रखती रही? शादी के बाद पहले दिन ही मैंने तुम्हें वाजे कर दिया था कि जैसे तुम मेरे बेटे के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आओगी, वैसे ही मोहब्बत और शफकत से मैं तुम्हारी बेटी के साथ पेश आऊंगा। मगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए आखिर मुझसे कौन से खतरे लाहक थे? अब्बा की ये बात सुनते ही अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे। फिर जब अम्मा ने बोलना शुरू किया तो हम सबको सांप सूंघ गया। ये हकीकत यहाँ मौजूद बस 2 ही शख्सियात जानती थीं, एक अब्बा और दूसरी अम्मा। अगर ऐसा था तो फिर हसन क्यों मुझ पर बुरी नजर रखता था? मुझे लगा कि शायद उसे भी ये हकीकत पता है, बस मैं ही हकाइक से ना आशना थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ था, मगर उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ सच जानने की तरफ था। अम्मा ने बताना शुरू किया कि जब मैं 24 साल की थी तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करवा दी। मेरा शोहर और मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म करते थे, मगर मैं खामोश रहती। चंद महीनों बाद मैं हामला हो गई तो यकदम उनके लहजे मेरे साथ बदल गए। सब बहुत पुराने ख्यालात के मालिक थे। सब बहुत खुश हो गए क्योंकि उन सबको उम्मीद थी कि शायद बेटा होगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे बाप ने बेटा न होने की वजह से मुझे तलाक दे दी। मैं बहुत रोई, उसे बहुत समझाया कि ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर उस आदमी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। मेरे माँ बाप तो जैसे पहले ही मुझे सर से बोझ की तरह उतार कर फेंक चुके थे, वो क्यों मुझे रखने पर आमादा होते। खैर, मेरी मिन्नत समाजत करने के बाद उन्होंने मुझे रख तो लिया, लेकिन मुझे कहने लगे कि अगर इधर रहना है तो कमाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढते हैं। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। छोटी सी बच्ची को छोड़कर मैं कहाँ कमाने जाती, इसलिए शादी की बात पर हामी भर ली। चंद दिनों बाद इनका रिश्ता आया था और जब मुझे बताया गया कि इनका भी एक बेटा है और बीवी तो बच्चा पैदा करते ही फौत हो गई थी, उनके बेटे को भी माँ की जरूरत है, तो मैंने कोई मसला किए बगैर हाँ कर दी। शादी के बाद मुझे तुम्हारे अब्बा ने बहुत खुशियाँ दी, लेकिन मुझे डर रहता कि कहीं वो तुम्हारी किसी गलती के औज मुझे तलाक ना दे दे, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें कमरे में बंद रहने की तरकीब देने लगी। फिर जब हमारे बच्चे पैदा हुए तो मेरा ध्यान तुमसे हटकर हमेशा उन्हीं की तरफ रहता। तुम जब भी मुझसे कोई फरमाइश करती, मैं वक्त ना होने का कहकर टाल देती और अपने बाकी बच्चों का काम दिल से करती रही। मुझे अक्सर औकात महसूस होता था कि मैंने तुम्हें माँ होने के नाते वो एतमाद नहीं दिया जो बाकी माएं अपनी बेटियों को देती हैं, मगर मैं तब भी तुम पर रहम खाने को ना मानती थी। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरने के बाद मैंने हसन की आंखों में तुम्हारे लिए उभरते हुए जज्बात देख लिए थे, क्योंकि उसे किसी रिश्तेदार ने ये बता दिया था कि तुम उसकी बहन नहीं हो। और जब वो रातों को छुप छुप कर तुम्हारे कमरे की जानिब आता तो ये सब मैं अच्छे से जानती थी, मगर फिर भी जब तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें मारती और तुम्हें हसन की तरफ से बदजन करती रही, ताकि तुम भी उसकी तरफ माइल ना हो। और तुम्हें तुम्हारे अब्बा को बताने से भी इसलिए रोकती कि अगर तुमने उन्हें हसन का रवैया और रातों को आना जाना बता दिया तो वो अपने सके बेटे की बात ही मानेंगे और ऐन मुमकिन था कि वो तुम्हारी वजह से मुझे तलाक भी दे सकते थे। और अब मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसलिए तुम्हें कमरा बंद रखने की तजवीज दे दी। और उस रोज जब हम घूमने जा रहे थे तब भी मैंने तुम्हें इसलिए घर रुकने का कहा था क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं तुम कोई गलती करो और वो मेरे आगे ना आ जाए। फिर जब तुमने रुकने का कहा और तुम्हारे कमरे में चले जाने के बाद तुम्हारे अब्बा ने भी कहा कि जब मेरी बेटी ही घर है तो मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर वो भी घर रुक गए। लेकिन जब मैं वापस आई तो उनका मूड ऑफ सा था।
जो मैंने बखूबी नोट किया था, मगर मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया। मुझे शक था कि शायद उन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है, मगर मैं घर के कामों में लगी रही कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अम्मा अपनी बात सुनाकर चुप हुई तो अब्बा बोलने लगे, जब सब जाने का प्लान बना रहे थे तो तुम अपनी बेटी के कमरे में ये कहने गई थी कि बेटा हम इस जगह घूमने जा रहे हैं। जब सबके सामने मैं तुम्हें साथ चलने का कहूँ तो तुम इनकार कर देना। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था कि कोई माँ अपनी बेटी को जबरदस्ती घर रुकने पर क्यों आमादा करेगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को कमरा लाक करने की हिदायत कर रही थी और उसे कह रही थी कि कोई भी पूछे तो इनकार कर देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी रुक जाता हूँ, आखिर देखूं तो सही कि माजरा क्या है। और इस तरह पहले भी मैंने बहुत कुछ नोट किया था कि तुम मेरी बेटी को आंखें दिखाती थी, मगर मैं इग्नोर करता था कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी। मगर मैं गलत था, तुम वाकई संगदिल औरत निकली हो। चलो मैं तो रिहाना का सका बाप नहीं था, मगर तुम तो उसकी सकी माँ थी। तुमने तो उसके साथ सके होते हुए भी सुतेली से बदतर लहजा इख्तियार किया है। अपने ही घर में रहते हुए उसके दिल में ये बात डाल दी कि वो एक हकीर इंसान है, जिसके साथ इस घर में मौजूद कोई भी इंसान किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्या तुमने कभी पूछा इससे कि वो क्या चाहती है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसे किस चीज से डर लगता है, क्या वो चीज उसके लिए ठीक है? कभी पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या तुम्हें कोई मसला तो दरकार नहीं है? अरे कैसी माँ हो तुम, अपनी सकी बेटी को प्यार ना दे सकी, लेकिन मेरे बच्चों को हर तरह का लाड प्यार दिया। इसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? देखो इस मासूम की शक्ल को, वो काबिले रहम है। आज उसकी आंखें देख रही हो, अरे तुम क्या देखोगी? तुमने तो पहले भी कभी नोट नहीं किया कि वो बेचारी कब कब रोई। मुझे दुख है तुम जैसी माँ पर कि तुम अपनी औलाद में इंसाफ ना कर सकी। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए था कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो और ऐसे छोटी छोटी बातों पर किसी को नहीं छोड़ा जाता। और वो तुम्हारा पहला शोर तो बहुत ही कमजोर था, अगर वो तुम्हें ना छोड़ता तो तुम मुझे कैसे मिलती? एतबार करो मुझ पर और इस मकान को एक खूबसूरत घर बनाओ। ये तुम्हारा ही घर था, तुम्हारा ही है और सारी जिंदगी तुम्हारा ही रहेगा। अम्मा और अब्बा तो सब कुछ क्लियर कर रहे थे, मगर मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कोई मुझसे पूछता उस वक्त कि मैं मरना चाहूंगी या जीना चाहूंगी, तब मैं यही कहती कि मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। खैर अम्मा और अब्बा की बातें सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मैं खिलौना हूँ। मतलब मेरी माँ को मुझसे बढ़कर अपना रिश्ता अजीज था, और एक बाप जो सका भी नहीं था, फिर भी उसे मेरी कितनी फिक्र थी। इतनी बड़ी हकीकत, ये सब मुझे पहले क्यों मालूम नहीं हुआ? हत्ता कि मेरी माँ का मुझसे बर्ताव ऐसा था कि जैसे वो मेरी सौतेली माँ हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस सब में जो खामोश तमाशाई बना बैठा रहा वो हसन था। काफी देर वो मुझे देखता रहा और उठकर टिश्यू पेपर सामने रखा, जिससे मेरे माँ बाप को भी नजर आया कि हमारी बहस में हम इसे तो भूल ही गए थे जिसके लिए लड़ रहे थे। दोनों ने मुझसे माफी मांगी, मगर मैंने रोक दिया, क्योंकि वो माँ बाप थे और माँ बाप बच्चों से माफी मांगते हुए कहाँ अच्छे लगते हैं। मगर इस सब में मैं अपना बचपन खो चुकी थी, जो अब कभी वापस नहीं मिल सकता था। अब मेरी माँ का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था। अब कोई किसी को ताना नहीं देता था और ना ही मुझे कमरे में रहने के लिए कहा जाता था, बल्कि अब्बा ने तो हसन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। हसन ने भी मुझसे माफी मांगी और ये बात क्लियर की कि वो बेशक आधी रात को मेरे कमरे में आता था, मगर वो गलत नीयत से नहीं आता था। उसे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि मैं उसकी सकी बहन नहीं हूँ। बस वो मुझसे प्यार करने लगा था और मुझसे बातें करने के लिए मेरे कमरे में आता था, क्योंकि मेरी माँ मुझे उससे मिलने नहीं देती थी। रिश्तेदारों ने बहुत रोना डाला कि उसका निकाह नहीं हो सकता, मगर अब्बा ने हमारी मंगनी वाले दिन ही क्लियर कर दिया था कि हम दोनों एक ही बाप की औलाद नहीं हैं, जो हमारा निकाह नामुमकिन हो। बल्कि मैं अम्मी के पहले शोहर से हूँ और हसन अब्बा की पहली बीवी से थे, तो इसलिए हंगामा करने का कोई जवाज नहीं बनता। इसलिए सब खामोश हो गए और जो करीब के रिश्तेदार थे वो तो पहले ही हकीकत जानते थे, इसलिए वो खामोश रहे।
और अब हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ का रवैया अब मेरे साथ बिल्कुल ठीक है।